नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर फिर से राष्ट्रपति शासन। नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। 27 अप्रैल तक राष्ट्रपति शासन न हटाने का आदेश। केरल, पुदुचेरी और तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी। पूर्व मंत्री के मणि समेत कई दिग्गजों ने भरे पर्चे। लोक लुभावन वादों का खुला पिटारा। अरुणाचल के तवांग में भूस्खलन, 16 की मौत, कई लापता। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीमें। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत ने चीन और अमेरिका को पछाड़ा। करीब 63 अरब डॉलर हुई एफडीआई। पिछले साल की तुलना में 8% का इजाफा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ का आगाज। साधु संतों समेत भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और आइए देखते हैं पहली खबर। दक्षिण भारत के 3 राज्यों में आज से चुनावी रंग और गहरा हो गया है। चुनाव आयोग ने आज तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी। तीनों प्रदेशों में नामांकन का काम शुरू हो गया। सुबह 11 बजे के बाद नामांकन का कार्यक्रम शुरू हुआ और ये सिलसिला 29 अप्रैल तक चलेगा। तीनों राज्यों में 30 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 2 मई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। सभी 3 राज्यों में एक ही दौर में 16 मई को मतदान होना है, जबकि असम और पश्चिम बंगाल समेत इन तीनों राज्यों के नतीजे एक साथ 19 मई को घोषित किए जाने हैं। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों, केरल की 140, पुदुचेरी की 60 सीटों के लिए अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। तमिलनाडु में 5 करोड़ 60 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। इसी तरह केरल में 2 करोड़ 56,27,620 और पुदुचेरी में 9,48,717 मतदाता वोट डालेंगे। तमिलनाडु में वोटिंग के लिए 65,000 और पुदुचेरी में 930 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। तीनों राज्यों में आज से प्रचार का सिलसिला भी तेज हो गया। उम्मीदवारों ने ऐलान के बाद अब राजनीतिक पार्टियों ने जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। अधिसूचना जारी होने के साथ ही तमिलनाडु में चुनावी रंग जोर पकड़ने लगा। मुख्य मुकाबला मौजूदा मुख्यमंत्री जे जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके कांग्रेस गठबंधन और पीडब्ल्यूएफ के बीच है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर 16 मई को मतदान होना है। तमिलनाडु में राजनीतिक पार्टियां लोक लुभावन वादों के जरिए वोटरों को अपने पक्ष में करने में जुटी हैं। शराबबंदी और पेट्रोल के दामों को सीमित करने पर पार्टियों का खासा जोर है। एआईएडीएमके पूर्ण शराबबंदी की बात कह रही है। मुख्यमंत्री जयललिता के मुताबिक पहले शराब बेचने वाली दुकानों के खुलने का समय कम किया जाएगा और फिर उनकी तादाद घटाई जाएगी। वहीं डीएमके भी घोषणा पत्र में राज्य में पूर्ण शराबबंदी के साथ साथ लोकायुक्त के गठन का वादा कर रही है। पार्टी किसानों को स्मार्टफोन, कर्ज माफ करने के साथ ही शहरी इलाकों में बस स्टैंड, सरकारी कार्यालयों, कोर्ट परिसरों, अस्पतालों और पुस्तकालयों में वाईफाई सेवा देने का वादा कर रही है। छात्रों को 3G और 4G सुविधायुक्त लैपटॉप और टैबलेट देने का भी वादा है। राज्य में अलग अलग सिंचाई मंत्रालय, 50,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती की भी बात कही गई है। Every manifesto, whenever it will come to the public, the manifesto of the DMK is the hero. Hero, that means main feature in the every manifesto during the last election, this election is the salient features of the manifesto is very important. बीजेपी ने भी राज्य में घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में विकास से लेकर रोजगार तक कई लोक लुभावन वादे किए गए हैं। खास बात राज्यों में बैलों के खेल जल्लीकट्टू का आयोजन है। किसानों के सभी ऋणों की माफी के साथ ही गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को शादी के लिए 8 ग्राम सोना देने का वादा किया गया है। इसके अलावा कृषि के लिए अलग से बजट और लोकायुक्त के गठन का भी ऐलान किया गया है।
साथ ही पार्टी ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बात कही है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और तमिलनाडु में जो चुनावी साथ है और जो गठबंधन, मैं कहूं कि दो बड़े गठबंधन, उनके बीच में किस तरीके की लड़ाई है, क्या बड़े मुद्दे सामने हैं, इस बार बातचीत करेंगे। हमारे साथ फ्रंटलाइन की डीपी एडिटर टीके राजलक्ष्मी है। राजलक्ष्मी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। सबसे पहले तो आमतौर पर यहाँ पर चुनाव दो पार्टियों के बीच रहा, इस बार दो गठबंधन मैं कह सकता हूँ बड़े तौर पर देखते हैं। क्या आपको लगता है कि इन गठबंधनों के बीच में या इनकी छाया में जो छोटी पार्टियां थी वो कहीं अब हाशिए पर खड़ी हो जाएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है। उनका भी एक अहम रोल तो ज़रूर होगा, क्योंकि उनका भी एक प्रेजेंस है जो हम कहते हैं स्टेट में। तो ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली ये जो है डिपेंड उस चीज़ पे होगा कि ये छोटी पार्टियां भी कितने हद तक अपनी तरफ जो वोटरों और वोट को आकर्षित करती हैं और कितने सीट पर वो जो है डैमेज भी इन्फ्लिक्ट कर सकती हैं। तो उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि रीजनल पार्टीज़ का जो है हमेशा ही रोल रहा है। नेशनल पार्टीज अब अगर आप देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी तो लगभग है ही नहीं। तो इसमें जो है यही है जो हम मतलब मुख्य रूप से तो दो जो मेन मतलब रीजनल पार्टीज है तमिलनाडु में, और भी है रीजनल पार्टीज। तो वो सारे एक जैसे आपने कहा एक ब्रॉड फ्रंट दोनों तरफ एक जो है बन रहा है। तो उसमें नेशनल पार्टीज जो है वो कितने वो मेरे ख्याल से जो है इंडिपेंडेंटली जाएंगी। अल्टीमेटली सरकार अगर किसी पार्टी को अगर क्लियर बहुमत नहीं मिलता है तो उसमें ये नेशनल पार्टीज जो है वो कितना जो मतलब ये कहें कि तमिलनाडु के अंदर राष्ट्रीय पार्टियों को कोई वजूद नहीं दिखता है, ज़्यादा नहीं है। बैसाखी उन्हीं दो बड़ी पार्टियों के सहारे वो शायद सत्ता में या फिर सत्ता के साथ खड़े रहना चाहें। बिल्कुल मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो अभी हमने बिहार में भी देखा या और भी कहीं देखेंगे और भी जैसे चुनाव है, मतलब असम को छोड़ के मेरे ख्याल से बंगाल में भी मतलब रीजनल पार्टीज ही है वैसे देखा जाए तो, और फिर जो लेफ्ट का एक रोल है तो उसमें मतलब कांग्रेस और बीजेपी तो लगभग ना के बराबर। बीजेपी तो सिर्फ एक ही सीट है उनकी ये बंगाल के असेंबली में, और वो एक सीट कितने सीट और बढ़ते हैं वो अभी तक तो किसी को पता नहीं है। तमिलनाडु में अगर मैं दो बड़ी पार्टियों की बात करूँ करके पहले डीएमके की अगर बात करें, डीएमके के लिहाज से इस चुनाव में क्या खास और क्या पॉजिटिव उनके लिए दिखता है और कहाँ पर उनके लिए मुश्किल खड़ी होती दिखती है इस चुनाव में? देखिए, एक तो है ये एंटी इनकम्बेंसी तो होगा ही, कुछ न कुछ उसका तो प्रभाव जो है पड़ता है। और अभी जो है तमिलनाडु में इतने बड़े पैमाने में जो वहाँ पे फ्लड्स हुए, तो उसमें एक है कि सरकार ने उसको कैसे हैंडल किया, उसमें थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी मतलब क्रिटिसिज्म हुआ सरकार का, जो सारा जो चेन्नई को लेके बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए। हाँ बिल्कुल। और फिर वो जो रिहैबिलिटेशन, पोस्ट फ्लड रिहैबिलिटेशन कैसा हुआ, तो ये सब मुद्दे हैं। डीएमके के पास जो मुद्दों की तो कमी नहीं है, पर वो जो ऑफर भी कर रहे हैं वो ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे कि बहुत कुछ हटके है। ऐसा कोई विकल्प जो है, अगर आप कोई विकल्प दे रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए ना कि थोड़ा सा हटके हो, तो वो मुझे नहीं नजर आ रहा है। और क्या डीएमके लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार थोड़ी सी इमोशनल वेव का सहारा भी उसे मिल सकता है, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं? ये हर साल हमेशा ही होता है कि आखिरी इलेक्शन है तो वो इमोशनल वेव पे इमोशन बहुत बड़ा फैक्टर भी है तमिलनाडु के ओवरऑल पॉलिटिक्स में। जो फिल्म्स तमिलनाडु का जो फिल्मी प्रभाव है, अगर एक तरफ से उसको अगर कहा जाए, वो तो होता है। पर ऐसा नहीं है कि लोग इमोशन के भाव में ही वोट देते हैं, वो असली में परफॉर्मेंस देखते हैं सरकार का। और अगर एआईडीएमके की सरकार ने अगर कुछ डिलीवर किया है और अगर 70% अगर किया डिलीवर, तो शायद हो सकता है कि रीइलेक्ट होके आ जाए, अगर उतना उस टाइप का रोष अगर जनता में अगर नहीं है तो हो। और अगर मैं बात करूं करुणानिधि साहब की और उनके तमाम बेटे और जो उनका मैं कहूँ पूरा परिवार है, किस तरीके से इस चुनाव में आप देखती हैं कि उनके लिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके लिहाज से आखिरी चुनाव है इस बार, अगर वो है तो क्या वाकई ये जो एक फैक्टर है ये भी काम कर सकता है वहाँ पर? हाँ, वो तो अपील तो करेंगे, वो इमोशनल अपील तो जो है कर ही रहे हैं, पर उनके भी जो परिवार में सब एक साथ तो नहीं है, उसमें भी अलग अलग गुटबाजी है। तो वो कैसे सबको मतलब यूनाइट करते हुए, क्योंकि क्या होता है ना कि जो पार्टी जो है इसमें ऑपोजिशन में होती है, विपक्ष में होती है, तो उनको लगता है कि हम सत्ता में आ रहे हैं। तो जब सत्ता में जब आने की उनको जब एहसास होता है तो फूट उसमें ज़्यादा नजर आता है, झगड़ा हमेशा ज़्यादा नजर आता है। ये हमेशा जो है जनरली जो बुर्जुआ पार्टीज जिसको हम कहते हैं, उनमें ये एक ट्रेंड जो है दिखाई देता है काफ़ी बार। और घोषणा पत्र, क्योंकि मैं देख रहा था
क्या तमिलनाडु में, हाँ मैं पिछले कई चुनाव घोषणा पत्रों में देखा, वहां पर हर बार कुछ इसी तरह की स्कीम्स, बिल्कुल। फ्री स्कीम्स, टीवी, रेडियो, फूड की बात होती है, गोल्ड की भी बात होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कितना ज़्यादा ये अट्रैक्टिव, लुक्रेटिव दिखता है वहाँ के वोटर के लिहाज से, या फिर वोटर के लिहाज से नहीं बल्कि दलों के लिए मजबूरी है ये? देखिए, ऐसा तो एक तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, ये जो है फ्रीबीज का ऑफर करना, क्योंकि जो पार्टियां जो बाकी जो राजनीति जो है पार्टियां हैं, वो जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं इस टाइप की चीज़ें, हाँ, जैसे वामपंथ पार्टियां हैं, वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल करेंगी भी नहीं, सिद्धांत के भी उनके बिल्कुल खिलाफ है इस टाइप की चीज़ें करना। तो वो पूरा जो जिसको कहते हैं ना, मतलब जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है फिर, क्योंकि कुछ पार्टियां, उनके पास मतलब जो वहाँ पैसे के सत्ता में जोर रही से, हैं, हाँ, उनके पास पैसे का बल है या कहीं से मोबिलाइज वो करते हैं, तो उसी के बेसिस में ऑफर करते हैं फ्रीबीज, है ना। पर क्योंकि ये सारी पार्टियां एक टाइप की ही फ्रीबीज ऑफर कर रही हैं, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ वोटर को नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा कुछ चूज़ करने के लिए रह गया है। अगर ये तो हमेशा ही हो, लैपटॉप्स देंगे तो नौकरियां देंगे, पर कितनी नौकरियां अगर प्रॉमिस करें, ये स्थायी नौकरियां कितनी हैं? क्या आप सरकारी नौकरी दे रहे हैं कि आप उनको पैरा टीचर्स रख रहे हैं? हाँ, तो ये भी वोटर जो है जानने को उत्सुक होगा, क्योंकि एक जो हेल्पलेसनेस है आज समाज में, हाँ, खासकर जो बेरोजगारी को लेके, वो आप देखेंगे सभी पार्टियां कुछ न कुछ रोजगार देने की बात जो है, लेकिन इंडायरेक्टली ये बड़ा मुद्दा है जी, पार्टियों जी, के लिए भी और बिल्कुल, जो वहाँ के वोटर के लिहाज से भी। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ है, शादियों पर जो खर्चा जो हो रहा है, इसको मतलब डिस्करेज करना चाहिए हमको। हमें तो लगता है कि इसको ज़्यादा एंकरेज करने के बजाय इसको तो डिस्करेज करना चाहिए कि आप ठीक है मदद दे रहे हैं, इतने गोल्ड दे रहे हैं, वो आप क्या, ये कोई ज़्यादा कुछ अच्छा सिंबल जो है मुझे नहीं लगता एक गलत परंपरा आप करने की जी, शुरुआत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लालू, इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। शुक्रिया। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। दो राह समय के रथ को घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। राजनीतिक मूल्यों में गिरावट, बिखरता सामाजिक ताना बाना, गुम होते सरोकार और भागम भाग भरी जिंदगी जब घने अंधेरे की उदासी में ले जाती है, तो दिनकर का प्रकाश उसे उम्मीद के उजाले से भर देता है। विरासत में इस बार जोश और जज्बे के शानदार कवि रामधारी सिंह दिनकर, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। उत्तराखंड में 24 घंटे के भीतर दोबारा से राष्ट्रपति शासन लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कल राज्य से राष्ट्रपति शासन हटाने का फैसला सुनाया था। शीर्ष अदालत ने केंद्र को राष्ट्रपति शासन न हटाने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के राजनीतिक संकट में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये रोक 27 अप्रैल तक के लिए है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वो 27 अप्रैल तक राष्ट्रपति शासन नहीं हटाए। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो क्वाश कर दी गई थी, वो क्वाशिंग अब नहीं मानी जाएगी। वही पोजीशन चलेगी जो कल थी या परसों थी, नेमली गवर्नर वाली पोजीशन चलेगी। लेकिन कोर्ट ने उसके साथ एक राइडर और ऐड किया है कि सरकार प्रेसिडेंट रूल रिवोक नहीं करेगी 27 तारीख तक। शीर्ष अदालत ने 26 अप्रैल तक हाईकोर्ट का लिखित फैसला सभी पक्षों को देने को कहा है। इसकी प्रति सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखी जाएगी। अदालत ने हरीश रावत और मुख्य सचिव को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला दोनों पक्षों के हित में हुआ है, न कि मेरिट पर। हम भी ये चाहते हैं कि ये मामला मेरिट पर निर्णित हो जाए, जल्दी निर्णित हो जाए, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर जो पिछले कुछ समय से राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त है, उससे डेवलपमेंट राज्य का हैम्पर हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रपति शासन हटाने और कांग्रेस सरकार बहाल करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने 29 अप्रैल को शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश भी दिया था। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर उन्हें शक्ति परीक्षण से अलग रखने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
उद्योगपति विजय माल्या को कानूनी कार्रवाई के लिए भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय ने आज कहा है कि माल्या के निलंबित पासपोर्ट को जल्द ही रद्द किया जाएगा। पासपोर्ट रद्द करने के बाद उन्हें ब्रिटेन से भारत लाने के लिए औपचारिक निवेदन किया जाएगा और सरकार इसके लिए कानूनी सलाह भी दे रही है। पासपोर्ट रद्द होने के बाद माल्या भारतीय नागरिक के रूप में ब्रिटेन में रहने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए बकाया है। वहीं IDBI कर्ज धोखाधड़ी मामले में माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी है। Basically, they have now written to us that there is a non-bailable warrant issued against Sri Mallya, and on the basis of that non-bailable warrant, that MEA should consider initiating steps for the deportation of Sri Mallya. So the two things will happen separately. I mean, there is the issue of the revocation of his passport, and there is also the issue of his deportation. पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से भारी तबाही हुई है। तवांग जिले में हुए भूस्खलन में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। बचाव काम में तेजी लाने के लिए NDRF की टीमों को लगाया गया है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के फामला गांव की हैं। मूसलाधार बारिश और उसके बाद हुए भूस्खलन की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लापता हैं। मरने वालों में ज्यादातर मजदूर हैं जो पड़ोसी राज्यों से यहां काम करने आए थे। भूस्खलन से इलाके की रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की खबरें हैं। जिले में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मुख्यमंत्री काली खोपुल ने हादसे की रिपोर्ट तलब की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात सूखे और जल संकट की। केंद्र सरकार ने कर्नाटक, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश को बाढ़ और सूखा राहत के लिए 842.7 करोड़ रुपए की सहायता मंजूर की है, जिसमें से 723 करोड़ 23 लाख रुपए कर्नाटक को, 35 करोड़ 14 लाख रुपए पुडुचेरी को और 84 करोड़ 33 लाख रुपए अरुणाचल को मिलेंगे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्च समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और गृह सचिव राजीव महर्षि भी इस बैठक में मौजूद थे। महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत 10 राज्य सूखे पीड़ित घोषित किए गए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से अब तक करीब 10,000 करोड़ रुपए इन राज्यों को दिए जा चुके हैं। मराठवाड़ा में प्रशासन जल संकट से निपटने में काफ़ी चुस्ती का दावा जरूर कर रहा है। करीब 3,000 टैंकर 8 जिलों की प्यास बुझाने में लगे हैं। बावजूद इसके लोगों को पानी मुहैया नहीं हो पा रहा। पेश है हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट। रात के 10 बजे हैं, लेकिन औरतें पानी की तलाश में चक्कर काट रही हैं। यह नज़ारा है बीड़ के अंबाजोगाई के संत कबीर नगर मोहल्ले का। मजदूरी कर जीवन यापन करने वाली ये औरतें मीलों का रास्ता तय करने को मजबूर हैं। इसी इलाके में मराठवाड़ा के दिग्गज नेता रहे गोपीनाथ मुंडे का घर है। टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग इसके बंटवारे में भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। 1-2 किलोमीटर जाना पड़ता है पानी के वास्ते, और दर घूमते हैं तो भी फिर हमको पानी कोई देता नहीं। हर एक घर को हम पहुंचते हैं, पानी दो, लेकिन कोई एक घड़ा भर के नहीं देता है साफ पानी। वैसे तो मराठवाड़ा में प्रशासन ने जल संकट से निपटने के लिए कई तरह के इंतजाम किए हैं। टैंकरों से पानी की आपूर्ति हो रही है, लेकिन यह विशाल आबादी के लिए नाकाफ़ी है और यहाँ लोगों की दिनचर्या बदलने के साथ ही साथ खासतौर पर औरतों और बच्चों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नज़ारा केवल बीड़ का नहीं है, मराठवाड़ा के तमाम इलाकों में पानी ने गरीबों की दिनचर्या बदल दी है। सबसे बुरी हालत उन महिलाओं की है जिन्हें दिन भर कड़ी मजदूरी के बाद बूंद बूंद के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। बच्चे भी स्कूल छोड़ लाइनों में लगने को विवश हैं और यही हालत बुजुर्गों की भी है।
जी हमेशा यहाँ 8 दिन को 10 दिन को 11 दिन को एक बार ही टैंकर आता है ना, आता है तो गंदा पानी आता है। हम गरीबी लोग है, अभी कौन बोलता है ये करो वो करो, बाद में दवाखाने में जाने का पैसा कहाँ से लाने का, बताओ हम लोग को तो क्या करने का हम लोग ने। शहर और देहात के आसपास के अधिकतर जल स्रोत सूख चुके हैं। जहां कुछ पानी आ भी रहा है तो वो भी प्रदूषित है। हालांकि बीड़ का जिला प्रशासन राहत पहुंचाने के लिए मुस्तैदी से जुटा है, लेकिन तस्वीरों से साफ है कि प्रशासनिक प्रयास नाकाफी हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, मराठवाड़ा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मसले पर भारत ने चीन के साथ अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। पिछले साल भारत में कुल 63 अरब डॉलर की FDI परियोजनाएं आई, जबकि चीन में 56.6 अरब डॉलर और अमेरिका में 59.9 अरब डॉलर का निवेश हुआ। द फाइनेंशियल टाइम्स के FDI इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। पिछले साल भारत में 697 परियोजनाएं आई और इनमें 8% का इजाफा हुआ। वहीं बड़ी कंपनियों में फॉक्सकॉन ने 5 अरब डॉलर और सन एडिशन ने 4 अरब डॉलर की परियोजनाओं में निवेश की हामी भरी। पिछले साल कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े निवेश हुए। भारत पेरिस जलवायु समझौते पर आज न्यूयॉर्क में दस्तखत करेगा। भारत की तरफ से पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उच्च स्तरीय समारोह में समझौते पर दस्तखत करेंगे। कैबिनेट ने बुधवार को करार को मंजूरी दी थी। भारत के साथ 150 से ज़्यादा देश भी इस समझौते में शामिल हैं। पिछले साल पेरिस में ये समझौता हुआ था। इसमें तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की कमी की योजना तैयार की गई है। इस बीच भारत ने कहा है कि ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कोयला मुख्य स्रोत बना रहेगा। Believes that coal will have to continue to be the mainstay of our energy needs, because affordability of energy is an important and critical ingredient for developing economies like India, just like it was important for the United States and Europe over the last 150 years. एक माह तक चलने वाले सिंहस्थ कुंभ की आज से शुरुआत हो गई। 12 साल बाद हो रहे इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शाही स्नान के साथ सिंहस्थ कुंभ का शुभारंभ हो गया। पहले शाही स्नान के दौरान शिप्रा नदी में अखाड़ों के साधु संतों ने आस्था की डुबकी लगाई। सिंहस्थ बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि कुंभ की अपनी महिमा है। ऋषि मुनि हिमालय से पधारते हैं और इस विशेष मुहूर्त का अनंत गुना लाभ मिलता है। और जिस तरह से प्रकृति बदल रही है तो सिंहस्थ का लाभ पूरी दुनिया को मिलेगा। वहीं आम लोगों के साथ साथ विदेशों से आए लोग भी भक्ति के रंग में डूबे नजर आए। Same feeling, very good feeling. Meeting family, very good time. Hare Hare Mahadev. इस बार किन्नरों का भी अलग अखाड़ा है। शाही स्नान से पहले उज्जैन में भव्य जुलूस निकाला गया, जहां इस कुंभ में आए लोगों का जोरदार स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 25,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों के अलावा जगह जगह CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। सिंहस्थ कुंभ 21 मई तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में कुछ और बड़ी खबरें संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मई को बलिया में उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करेंगे। इसके तहत BPL परिवारों को 5 करोड़ मुफ्त LPG कनेक्शन मुहैया कराए जाएंगे। इस पर 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए सूचना जारी कर दी। ये राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। नामांकन पत्र 30 अप्रैल तक भरे जा सकते हैं। 30 अप्रैल को उनकी जांच होगी। महाराष्ट्र से IPL मैच बाहर कराने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने याचिका दायर की है। इस पर 25 अप्रैल को सुनवाई होगी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन पर लगे घूसखोरी के आरोपों पर केजरीवाल सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस ने इमरान हुसैन पर बलीमारान में अवैध निर्माण के लिए 30 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 360.25 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को आंकड़े जारी किए गए। 15 अप्रैल को खत्म सप्ताह में इसमें 15.74 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी हुई। वहीं स्वर्ण भंडार 20.115 अरब डॉलर पर स्थिर है। पाकिस्तान की आतंकवाद विरोधी अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को जज की नजरबंदी के मामले में पेशी पर छूट देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने मुशर्रफ की उन मेडिकल रिपोर्ट को फर्जी करार दिया जिनके आधार पर पेशी से छूट मांगी गई थी। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 2 अरब रुपए की निजी संपत्ति के साथ देश के सबसे अधिक दौलतमंद नेता हैं। मैं 4 साल में उनकी संपत्ति में करीब 1 अरब रुपए का इजाफा हुआ। ये जानकारी पाकिस्तान के चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई। ब्राजील रियो ओलंपिक के लिए ओलंपिक मशाल प्रज्वलित कर दी गई। इसी के साथ रियो ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू हो गया। ये मशाल अंतर्राष्ट्रीय रिले में कई धावकों के हाथों से गुजरेगी। भारतीय स्नूकर पंकज जादवानी ने कतर के दोहा में खेली जा रही एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2016 के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। अडवाणी ने सीरियाई खिलाड़ी रम फातिमा के खिलाफ आसानी से 5-0 से जीत दर्ज की। पर्यावरण को बचाने के लिए आज पूरी दुनिया में पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसकी थीम पृथ्वी के लिए पेड़ रखी गई है। अगले 5 वर्षों में 8 अरब पेड़ लगाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कहा है कि वो प्रदूषण मुक्ति के लिए मिलकर काम करें। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।